दोस्तों आज की डेट है 7 अगस्त 2020 और स्वागत है आपका यूपीएससी पीएससी एग्ज़ाम मंथन में। चलिए शुरू करते हैं आज का डेली करंट अफेयर्स मंथन। आज का हमारा पहला टॉपिक रिलेटेड है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया सीएजी से रिलेटेड। क्या है इस न्यूज़ का कंटेक्स्ट? इस न्यूज़ का कंटेक्स्ट ये है कि जम्मू और कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर जीसी मुर्मू को आज भारत का सीएजी अपॉइंट कर दिया गया है। आप ये इमेज देख पा रहे हैं, यहाँ पे जो इमेज है वो जीसी मुर्मू की है। तो अगर आपको देखा जाए तो पीएससी के पर्सपेक्टिव से इसका नाम आपको याद करना चाहिए, और अगर यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से देखें तो आपको सीएजी के बारे में कंप्लीट डिटेल कि कौन अपॉइंट करता है, कैसे रिमूवल होता है, इनकी क्या क्या ड्यूटीज़ होती है, कौन कौन सी रिपोर्ट्स पब्लिश करते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ इनके बारे में मेंशन किया गया है, ये सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल में आपको जाननी चाहिए। तो शुरू करते हैं सीएजी के बारे में क्या क्या डिटेल्स हैं। तो सीएजी की जो डिटेल्स में सबसे पहली चीज़ तो ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने एक इंडिपेंडेंट ऑफिस के बारे में बात कही है जो कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का है। वो चैप्टर 5 में और पार्ट 5 के अंदर ये चीज़ मेंशन किया गया है। किन किन आर्टिकल्स के थ्रू इनको पावर मिलता है सीएजी को? आर्टिकल 148 से आर्टिकल 151 के बीच में सीएजी के बारे में इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है और उनको पावर वहाँ पर लिखे हुए हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये हेड होते हैं इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट के, और ये गार्जियन होते हैं पब्लिक पर्स के। इंटायर फाइनेंशियल सिस्टम जो होता है एट बोथ लेवल्स, कंट्री लेवल पे और सेंट्रल लेवल पे और स्टेट लेवल पे, उनके पूरे पूरे ये गार्जियन होते हैं। और इसके साथ ही साथ इनकी क्या ड्यूटी होती है? इनकी ड्यूटी होती है कि जो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन है उस फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में अपहोल्ड करना है कॉन्स्टिट्यूशन को, और जो लॉज बनाए गए हैं पार्लियामेंट के द्वारा उनको अपहोल्ड कराना है, स्पेशली इन फील्ड ऑफ द फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। अगर हम और देखें कि इनके बारे में क्या क्या डिटेल्स हैं, अपॉइंटमेंट कौन करता है, तो अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। और याद रखना है आपको, वारंट्स अंडर हैंड एंड सील। कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जिन लोग को प्रेसिडेंट जो है वो वारंट अंडर हैंड एंड सील के थ्रू अपॉइंट करते हैं, तो इसमें से एक सीएजी भी है। अगर इनका कार्यकाल के बारे में बात किया जाए तो 6 साल इनका कार्यकाल होता है, या 65 ईयर्स, जो भी पहले हो जाए, पहले जो भी कंडीशन फुलफ़िल हो जाए तो वो उसके हिसाब से इनका कार्यकाल डिसाइड होता है। इसके साथ ही साथ अगर रिपोर्ट्स देखें तो कौन कौन सी रिपोर्ट्स ये पब्लिश करते हैं, तो ये पहली चीज़ तो है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई रिपोर्ट है तो प्रेसिडेंट को देंगे, अगर स्टेट गवर्नमेंट से कोई रिलेटेड रिपोर्ट्स होती है तो वो गवर्नर को सबमिट करते हैं। 3 ऑडिट रिपोर्ट्स को ये सबमिट करते हैं। पहली तो हो गई आपकी अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ऑडिट अकाउंट और द फाइनेंस अकाउंट्स, एंड ऑडिट रिपोर्ट ऑन द पब्लिक अंडरटेकिंग। ये जो रिपोर्ट्स हैं, इन 3 रिपोर्ट्स को सीएजी सबमिट करते हैं। रिपोर्ट्स ऑन द अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ऑडिट अकाउंट ऑन द फाइनेंशियल अकाउंट्स एंड ऑडिट रिपोर्ट ऑन द पब्लिक अंडरटेकिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रीलिम्स में पहले भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं यूपीएससी प्रीलिम्स में, तो आप इनको अच्छी तरह देखें कि कौन कौन सी रिपोर्ट्स हैं यहाँ पे। अगर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, जो कि काफ़ी चर्चा में रहती है और कई बार एग्जामिनर का फेवरेट यहाँ से एरिया है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो अगर पीएससी और सीएजी के बीच में अगर कोई लिंक है, अगर वो देखी जाए तो जो सीएजी होते हैं वो एक्ट करते हैं गाइड, फ्रेंड एंड फिलोसोफर के पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के। तो ये आपको सारी डिटेल याद रखनी है। अगर हम और इसके बारे में चर्चा करें तो क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है यहाँ पे, तो अगर सीएजी के टेन्योर की सिक्योरिटी को देखा जाए तो उनको टेन्योर की पूरी पूरी सिक्योरिटी वहाँ पे प्रोवाइड की जाती है, और जो भी उनका जैसे भी रिमूवल होता है वो रिमूवल प्रेसिडेंट के थ्रू ही हो सकता है, और जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में इसके लिए मेंशन किया गया है कि कैसे इनका रिमूवल प्रोसेस होना चाहिए उसके अकॉर्डिंगली ही इनका रिमूवल होता है। और ये फिर से रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं, ना तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में और ना ही किसी स्टेट में। और इसके साथ में अगर इनकी सैलरी बारे में अगर डिसाइड किया जाए तो पार्लियामेंट इसकी सैलरी डिसाइड कर रहे होते हैं। आपको ये ध्यान रखना होगा कि कौन कब पार्लियामेंट सैलरी डिसाइड करता है, कब प्रेसिडेंट सैलरी डिसाइड करता है। तो सीएजी के केस में पार्लियामेंट है जो कि डिसाइड कर रहा है सैलरी। इनकी जो सैलरी है उसको कम नहीं किया जा सकता है, उनकी पेंशन को कम नहीं किया जा सकता है, उनके डिसएडवांटेज में कि अगर कोई उन्होंने ऐसा निर्णय लिया जो कि सरकार के पक्ष में है या विपक्ष में है, या किसी एक एजेंसी के लिए उन्होंने कुछ ऐसा निर्णय लिया है, तो ऐसी कोई भी चीज़ वहाँ पे अप्लाई नहीं होगी उनके ऊपर कि कोई फोर्सफुली उनकी सैलरी कम कर दी जाए या फिर उनकी पेंशन कम कर दी जाए, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है। अगर हम देखें जो भी एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस होते हैं सीएजी के, उनके ऑफिस के सैलरी, उनके अलाउंसेस, पेंशन्स, सब कुछ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के ऊपर चार्ज होता है। तो अगर ये चार्ज
होता है तो ये किसी भी तरह से इसमें वोट नहीं किया जा सकता है, ये सिर्फ और सिर्फ डिस्कस किया जा सकता है। ये ऑलरेडी पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप अगर प्रीवियस ईयर देखेंगे तो उसमें क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा हुआ है। तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमने डिस्कस करी सीएजी के बारे में। आप इसकी हर एक बिट को अच्छे से याद करिएगा, क्योंकि चर्चा में रहे हैं तो हो सकता है क्वेश्चन बन जाए इससे, पीएससी में भी और यूपीएससी में भी, दोनों में क्वेश्चन बन सकता है। चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं। हमारा अगला टॉपिक रिलेटेड है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग से। क्या है इस न्यूज़ का कंटेक्स्ट? इस न्यूज़ का कंटेक्स्ट ये है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी जो स्टार्टअप सेक्टर है उसको भी प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में असाइन कर दिया है। अभी ऑलरेडी बहुत सारे सेक्टर्स प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में है और अब एक नया सेक्टर इसमें जुड़ गया है, प्रायोरिटी स्टार्टअप सेक्टर। तो अब इस जो मूव है, इस मूव का सिग्निफिकेंस क्या होगा? इस मूव का सिग्निफिकेंस ये होगा कि जो स्टार्टअप्स हैं उनको ईजिली क्रेडिट अवेलेबल हो जाएगा थ्रू बैंक्स, थ्रू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। इन दोनों के थ्रू उनको आसानी से वो अब फ्लोरिश हो पाएंगे और उनको फाइनेंशियल का जो क्रंच होता है हमेशा, तो वो नहीं होगा। अभी स्पेशली जो स्टार्टअप्स होती है वो कोविड के कारण सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है। इस कारण से ये चीज़ करना बहुत ज़रूरी है और ये उनके लिए बहुत बड़ा ह्यूज बूस्टर होगा, ताकि ये जो पैसा यहाँ से मिलेगा जो भी प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग से, तो उससे उनको बहुत फ़ायदा होने वाला है। मोस्टली जो स्टार्टअप होते हैं वो किस पे चीज़ पे रिलाई कर रहे होते हैं? एक्सटेंसिव वेंचर फंड पे रिलाई कर रहे होते हैं। एंड ये जो होगा आपका, ये जो मूव है आरबीआई का, इससे स्टार्टअप्स को दिस मूव विल हेल्प द स्टार्टअप्स फ्री अप देयर इक्विटी एंड रेज द लो कॉस्ट डेप्थ। ये दोनों चीज़ें कर पाएंगे वो। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग आखिर होती क्या है? प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग वो एक तरह की ऐसी लैंडिंग है जिसमें गवर्नमेंट और आरबीआई दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि ऐसे कौन कौन से एरियाज़ हैं या फिर कौन कौन से सेक्टर हैं जो कि बेसिक नीड ऑफ द कंट्री के लिए इम्पॉर्टेंट है और उसको प्रायोरिटी देना चाहिए। तो जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया, जो कि बहुत बेसिक होता है किसी भी कंट्री के लिए, तो इंडिया के लिए भी है वो। तो ऐसे सेक्टर्स को प्रायोरिटी सेक्टर में रखा जाता है। और बैंक्स के लिए मैंडेटेड होता है कि कुछ पोर्शन जो कि वो लैंड करने वाले हैं या लोन के फॉर्म में देने वाले हैं, उसमें से अराउंड 40% प्रायोरिटी सेक्टर के लिए वो अलग से निकालें, और इतना इतना लोन वो 40 उनको देना ही है। अगर हम देखें कि आरबीआई की क्या गाइडलाइन है अभी शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स के लिए, स्पेशली ये जो आपकी प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग है उसके लिए, तो 40% ऑफ देयर नेट बैंक क्रेडिट, जो भी उनका नेट बैंक क्रेडिट होगा उसका 40% इनको प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के फॉर्म में देना होगा। और 10% ऑफ द प्रायोरिटी सेक्टर एडवांसेस और 10% ऑफ द टोटल नेट बैंक क्रेडिट जो भी होगा वो वीकर सेक्शन के लिए देना होगा। अब इस 40% में से 10% जो है वो वीकर सेक्शन को देना है। 40% में से जो भी आपको 10% का जो पोर्शन होगा वो आपको वीकर सेक्शंस को देना होगा। 18% जो इसमें से पोर्शन होगा वो एग्रीकल्चर एडवांसेस के लिए होगा। 18% आपको एग्रीकल्चर के लिए देना ही होगा। इसके साथ में अगर देखा जाए तो इसके बाद जो भी पैसा बचेगा वो माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए होगा। तो इस 40% का ऐसा डिवीज़न है। अगर हम देखें कि अभी कौन कौन से सेक्टर प्रायोरिटी सेक्टर में है, तो ये क्वेश्चन बन सकता है इससे प्रीलिम्स में कि वहाँ पे कोई आपको सेक्टर्स दे दे और बोले कि कौन कौन से सेक्टर प्रायोरिटी सेक्टर में है। तो एक बार इसको क्विकली गो थ्रू हो जाते हैं। पहला है एग्रीकल्चर, दूसरा है एमएसएमई सेक्टर, एक्सपोर्ट क्रेडिट, एजुकेशन, हाउसिंग, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी और अदर्स। तो ये सारे सेक्टर्स इसमें इंक्लूडेड हैं। चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं। हमारा अगला टॉपिक रिलेटेड है पेंगोलिन से। क्या है पेंगोलिन? पेंगोलिन एक ऐसा जीव है, सिर्फ एक ही ऐसा जीव है जो कि स्केली मैमल है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो स्केल्स बने हुए हैं इसमें, ये ऐसे तीर तीर टाइप के हल्के हल्के स्केल टाइप का इसमें बना हुआ है। ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इमेज में कि ये जो एक पेंगोलिन का फ़ोटो यहाँ पे लगा हुआ है, स्केली मैमल है। ठीक है, तो साइट्स के अकॉर्डिंग टू साइट्स, एक साइट्स एक तरह की संस्था है जो कि कई सारे जीवों के ऊपर इनका शोध कर रही होती है। तो उसी के हिसाब से ये एक सबसे ज़्यादा इलीगली ट्रेड किया जाता है पेंगोलिन का, और इसकी जो क्लास है वो ममालिया क्लास है। इसके साथ ही साथ हम ये देखें तो अगर पूरे वर्ल्ड में 8 डिफरेंट टाइप के पेंगोलिन की प्रजातियाँ मिल रही होती है, जिसमें से 2 जो प्रजातियाँ हैं वो इंडिया में मिलती हैं। तो हमें इन्हीं दोनों के ऊपर कंसंट्रेशन अपना रखना है और इनको देखना है कि क्या क्या इनका स्टेटस है। हमने इसके पहले भी ढोल और तेंदुआ
दोनों के ऊपर ऑलरेडी डिस्कशन किया हुआ है कि उनका IUCN स्टेटस क्या है। इवन टाइगर के ऊपर भी हमने किया हुआ था डिस्कशन कि उनका IUCN स्टेटस क्या है। आप जब भी ऐसे किसी भी जीव को तैयार करते हैं तो उसका IUCN स्टेटस क्या है वो ज़रूर तैयार करें। इसके साथ ही साथ आप ये देखें कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में कौन से शेड्यूल में मेंशन है वो। तो ये 2-3 चीज़ें आपको हमेशा याद रखनी हैं। तो पहली चीज़ हो गई, जो चाइनीज़ पेंगोलिन है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है और इंडियन पेंगोलिन है वो इंडेंजर्ड कैटेगरी में है। ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में ये शेड्यूल 1 में डिफाइंड है। चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं। हमारा अगला टॉपिक रिलेटेड है सुनामी रेडी से। क्या है इस न्यूज़ का कंटेक्स्ट? इस न्यूज़ का कंटेक्स्ट ये है कि इंडिया में उड़ीसा ने एक ऐसा माइलस्टोन अचीव किया है जो कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए बहुत ही अच्छा है, देश के लिए बहुत प्रगति वाला है। इसके थ्रू इन लोगों ने वेंकटरायपुर में, गंजम और जगदीशपुर में ये दोनों जगहों को यूनेस्को IOC ने सुनामी रेडी कम्युनिटी के में इंक्लूड कर लिया है। तो आखिर सुनामी रेडी कम्युनिटीज़ होती क्या है? तो सुनामी रेडी जो कम्युनिटी है वो एक परफॉर्मेंस बेस्ड प्रोग्राम होता है जिसको स्टार्ट किया था IOC यूनेस्को ने, जो कि प्रमोट करता है, कैसी चीज़ों को प्रमोट करता है कि भाई अगर सुनामी आ रही है तो आप कितने प्रिपेयर्ड हैं। लेट्स से अचानक से कोई सुनामी का अलर्ट यहाँ पे जारी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लोगों को कितनी जल्दी आप इवैक्यूएट करा पा रहे हो उस कोस्ट से जहाँ पे सुनामी आने वाली है। तो ये सारे जो फैक्टर्स होते हैं ये इसकी प्रिपेयर्डनेस में आपको हेल्प करते हैं। तो ये जो 2 डिस्ट्रिक्ट है या ये 2 जो प्लेसेस हैं, इन्हीं दोनों में इसको कम्युनिटी जो परफॉर्मेंस के बेसिस में IOC यूनेस्को ने इसे सुनामी रेडी जो स्टेटस है वो दे दिया है। और अगर इसके देखा जाए कि क्या क्या इसके प्रोग्राम के इनिशिएटिव हैं, तो प्रोग्राम के इसके इनिशिएटिव हैं कोस्टल कम्युनिटी को प्रिपेयर करना है सुनामी एनर्जीज़ के लिए, और साथ में मिनिमाइज़ करना है लॉस ऑफ प्रॉपर्टी एंड लॉस ऑफ लाइफ। ये दोनों चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है। लॉस ऑफ लाइफ को भी बचाना है, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी को भी बचाना है। इंश्योर ए स्ट्रक्चरल और द सिस्टमेटिक अप्रोच इन द बिल्डिंग द कम्युनिटी प्रिपेयर्डनेस। और सिस्टमेटिक तरीके से कम्प्लीटली जो कम्युनिटी की जो प्रिपेयर्डनेस है उसे बढ़ाना है ताकि हम लोगों की जानें बचा सकें और वहाँ पे जो होने वाले जो इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान है उसे बचा सकें। अगर हम यहाँ देखें IOC यूनेस्को के बारे में, तो IOC यूनेस्को को 1960 में बनाया गया था और ये यूनेस्को के अंडर ही ये काम कर रहा होता है, IOC यूनेस्को। और IOC के बारे में अगर देखा जाए तो ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और इसको रिकॉग्नाइज़ किया गया है अंदर UN क्लॉज के अंदर। तो ये कंप्लीट हमने एक टॉपिक डिस्कस किया सुनामी रेडी के बारे में। याद रखिएगा उड़ीसा के गंजम एंड नोलियाशी इन जगदीशपुर में, ये 2 जगहों में इसे सुनामी रेडी वाला स्टेटस है वो दिया गया है। और कौन देता है उसे? IOC यूनेस्को देता होता है। चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं। हमारा अगला टॉपिक रिलेटेड है किसान स्पेशल पार्सल ट्रेन से। क्या है कंटेक्स्ट किसान स्पेशल पार्सल ट्रेन का? ये कंटेक्स्ट है कि अभी महाराष्ट्र से बिहार के लिए एक किसान स्पेशल ट्रेन चलाई गई है। आज ही इस ट्रेन की शुरुआत की गई है और ये एक सीमलेस सप्लाई करेगी पेरिशेबल गुड्स के लिए। तो क्या कंटेक्स्ट हो रहा है? इस न्यूज़ का पूरा कंप्लीट कंटेक्स्ट ये है कि ये जो ट्रेन है ये किसानों के लिए एक जीवनदायिनी जैसा काम करेगी ताकि उनका जो प्रोड्यूस है, जो सब्जियां हैं, फल है या फिर दूध है, इन सबको एक स्थान से दूसरे स्थान तक बहुत ही क्विकली पहुंचा पाएगी है, ताकि उनसे उनकी जो ऐसे पेरिशेबल आइटम होते हैं जो कि बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, वो सारे आइटम्स ख़राब ना हो और जल्दी से जल्दी वो अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाएं। तो इसलिए इस पूरी ट्रेन को चलाया गया है। इस ट्रेन को चलाने का यही एक मेन कारण है कि इससे किसानों की जो आमदनी है उसे बढ़ाया जाए तथा उनके पास जो प्रोड्यूस रखा है उसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाया जाए आसानी से, ताकि उसको किसानों को उसकी सही कीमत मिल पाए। तो इसीलिए ट्रेन को चलाया गया है। अगर हम देखें तो इस ट्रेन के अंदर बहुत सारे ऐसे एयर कूल्ड कंपार्टमेंट्स लगे हुए हैं जो कि फलों को, सब्जियों को, मीट को, ये सब को ख़राब होने से बचाते हैं। और इस किसान रेल का कंसेप्ट इस बार के ही बजट में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमन ने प्रस्तुत किया था। तो ये कंप्लीट एक हमने डिस्कस किया किसान स्पेशल पार्सल ट्रेन के बारे में। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर द डिस्कशंस। आज के लिए हमारे पास इतने ही टॉपिक थे। दोस्तों अगर आपको हमारे द्वारा शेयर की जाने वाली करंट अफेयर्स की न्यूज़ और MCQ पसंद आ रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स फॉर द डिस्कशन।